नमस्कार दोस्तों, राम राम सभी को। एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल बाटी क्लासेज में। तो चलो दोस्तों, अपने राजस्थान इतिहास के टॉपिक चल रहे हैं सभ्यताएं। तो कालीबंगा, हाड़, गणेश्वर सभ्यताएं करवा दिए। और अब जो आज की टॉपिक रहेगा अपना, वो रहेगा बैराट की सभ्यता। तो चलो दोस्तों, बैराट की सभ्यता में जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट होंगे, जो मुख्य बातें होगी, वो मैं आपको बताऊंगा। जो कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बैराट सभ्यता से संबंधित आएगा, वो बाहर नहीं जाएगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है अपना, वो रहेगा बैराट की सभ्यता। बैराट की सभ्यता। देखो दोस्तों, कोई भी सभ्यता हो, विश्व लेवल पे लो, भारत के लेवल पे लो या राजस्थान के लेवल पर, कोई भी सभ्यता लो, किसी न किसी प्रवाह तंत्र या नदी के किनारे पर विकसित होती है। तो ये जो बैराट की सभ्यता है ना, वो वर्तमान में बैराट नामक स्थान, कौन सा स्थान? बैराट नगर भी कहते हैं। और बैराट नामक स्थान जयपुर, बैराट नगर जयपुर में इसका उत्खनन किया गया, इसका उद्भव हुआ। कहाँ पर इसका उद्भव हुआ? तो बैराट नामक स्थान पर, जयपुर में। और इसी स्थान का, इस स्थान के बारे में सबसे पहले जानकारी, सबसे पुरानी जानकारी कौन से ग्रंथ में, कहाँ से मिलती है? तो वह महाभारत ग्रंथ से इसकी जानकारी मिलती है अपन को। सबसे पुरानी जानकारी मिलती है महाभारत ग्रंथ, महाभारत ग्रंथ से। महाभारत काल के अंतर्गत अपन देखें तो अपन ने देखा कि पांडवों को और अज्ञातवास और 12 साल का वनवास किस दी थी। तो 12 साल वनवास और 1 साल का अज्ञातवास कौरवों ने, कहा जाता है कि यहीं पर विराट नगर में बिताई थी। इसी बैराट नामक स्थान का पुराना नाम ग्रंथों में मिलता है विराट नगर। और दोस्तों, कंफ्यूजन बहुत ही होता है कि एक नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में भी विराट नगर नाम का एक नगर बसा हुआ है। तो कोई कहता है कि वहां पर अज्ञातवास गुजरते, लेकिन वो फैक्ट गलत है दोस्तों। यहाँ पर ये अपने राजस्थान के अंतर्गत जयपुर में पांडवों ने अज्ञातवास गुजारे थे। और यहाँ पर एक राजा था, महाभारत काल का एक राजा था, विराट नाम का राजा था। उसने विराट नगर की स्थापना की थी। इसकी विराट नगर की स्थापना की थी। और ये विराट नगर मत्स्य महाजनपद का, मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। और मत्स्य महाजनपद का शासक कौन था? विराट था। तो विराट ने विराटनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और यही विराटनगर वर्तमान में कहां पर है? बैराट नाम से जाना जाता है। तो ये महाभारत काल की बात हुई थी। कहा जाता है कि अज्ञातवास पांडवों ने इसी विराटनगर या बैराट वर्तमान में जयपुर में है, वहां पर गुजारे थे। इसके आगे अपन को मिलता है कि कौन सी नदी पर ये सभ्यताएं पड़ रहे हैं। तो ये कौन सी नदी पर विकसित हुई थी? तो ये विकसित हुई थी अपने बाणगंगा नदी पर। बाणगंगा नदी, कौन सी नदी? बाणगंगा। बाणगंगा नदी को ही कहा जाता है ताला नदी। बाणगंगा नदी को ही कहा जाता है अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा। तो देखो, कौन सी नदी के किनारे पर विकसित हुई थी? तो बाणगंगा नदी के किनारे ताला नदी। बाणगंगा नदी को कहा जाता है अर्जुन की गंगा। इसी बाणगंगा नदी को कहा जाता है, ऐसा अपन को उल्लेख मिलता है इतिहास के अंतर्गत कि जब ये पांचों पांडव यहाँ पर मत्स्य महाजनपद में आए थे चरण लेने के लिए, 1 वर्ष का अज्ञातवास गुजारने के लिए, तब यहाँ पर अकाल पड़ गया था। और अर्जुन ने अपने तीर से एक पानी निकाला था, गंगा निकाला था। तो इसी के नाम पर एक, इसका नाम हो गया बाणगंगा नदी। बाण से पानी निकाला तो बाणगंगा नदी पड़ गया। और इसको कहा जाता है अर्जुन की गंगा। तो चलो दोस्तों, ये इस नदी के किनारे विकसित हुई थी। अब जो इसकी जो मुख्य बात मिलती है अपन को कि ये महाभारत में इसका उत्खनन किसने किया? 2 चीजें तो हो गई, इनका स्थान कहाँ पर है?
कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई। अब ये बात आती है कि इसका उत्खनन किसने किया था। सबसे पहले उत्खनन किसने किया, बाद में किसने किया उत्खनन। तो इसका उत्खनन एक जयपुर के शासक थे, जयपुर के शासक थे जिसका नाम था राम सिंह जी, सवाई राम सिंह द्वितीय। आपने नाम सुने होगा, सवाई राम सिंह द्वितीय जयपुर का शासक था। ये वही राम सिंह है जिसके नेतृत्व में 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति का नेतृत्व जयपुर की ओर से सवाई राम सिंह ने किया था। तो ये वही राम सिंह थे 1857 की क्रांति वाले। तो इन्होंने एक खुदाई करवाई थी, ज्यादा क्षेत्र में नहीं कराया, एक छोटे से क्षेत्र में इसने खुदाई करवाई थी। तो खुदाई के अंतर्गत एक सोने का कलश मिला। क्या मिला, सोने का कलश मिला। और इस सोने के कलश में क्या था, गौतम बुद्ध की अस्थियां थी, गौतम बुद्ध की अस्थियां। तो चलो दोस्तों, पहले खुदाई किसने कराई, इसने सवाई राम सिंह जी ने करवाई थी, जयपुर का शासक था, सोने का कलश मिला था यहाँ पर। और चलो दोस्तों, अब जो इसमें अवशेष में कौन कौन से मिले, क्या क्या चीजें, ये जो पहले तो स्थान नदी, कौन से नदी के किनारे उत्खनन किसने करवाया ये पढ़ लिया अपने। अब देखो क्या क्या मिला उत्खनन के अंतर्गत। तो यहाँ पर अपन देखे ना, तो इस बैराट सभ्यता में, ये बैराट सभ्यता पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है। ये सभ्यता पहाड़ी क्षेत्रों से घिरी हुई है। यहाँ पर मोटे रूप से 3 पहाड़ियां पाई जाती है, 3 पहाड़ियां विद्यमान है, जिसको स्थानीय भाषा में डूंगरी कहते हैं। 3 पहाड़ियां यहाँ पर है। पहली पहाड़ी को कहते हैं बिजक की पहाड़ी, बिजक की डूंगरी, स्थानीय भाषा में डूंगरी कहते हैं इसको। दूसरी दो थी गणेश की डूंगरी या महादेव जी की डूंगरी, गणेश की डूंगरी या महादेव जी की डूंगरी भी अपन को मिलती है। उसके बाद में जो तीसरी आती है भीम जी की डूंगरी, भीम जी की डूंगरी। ये जयपुर के बैराट नामक स्थान पर वर्तमान में भी है तीनों पहाड़ियां, विजय की डूंगरी, गणेश की डूंगरी और भीम जी की डूंगरी। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले इसकी खुदाई की गई। सबसे पहले 1837 के अंतर्गत एक अंग्रेजी अधिकारी आया था, कैप्टन बर्ट। कौन था, कैप्टन बर्ट। 1837 में ब्रिटिश अधिकारी आया था कैप्टन बर्ट, और उसने इस बिजक डूंगरी की खोज की थी। किसकी, बिजक डूंगरी की, डूंगरी की। अब देखो दोस्तों, ये स्थानीय भाषा में यहाँ के लोग डूंगरी तो इसको बोलते ही थे, लेकिन जो ये कैप्टन बर्ट था ना, इसको लोग बिजक कहते थे। कैप्टन बर्ट को लोग बिजक कहते थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया बिजक डूंगरी। इसने यहाँ पर एक शिलालेख खोजा गया, 1837 में एक शिलालेख खोजा गया, जिसका नाम मिलता है बाबरू का शिलालेख, बाबरू का शिलालेख, या इसी को कह दो अशोक का शिलालेख। ये किसका था, अशोक का शिलालेख। एक जो मुख्य बात है मैं आपको बता दूं कि अपने राजस्थान के अंतर्गत मौर्यों के बारे में कोई भी जानकारी पूछी जाएगी तो बैराट सभ्यता से संबंधित होगी। चाहे मौर्य के शासन व्यवस्था के बारे में पूछे, या मौर्य के राजतंत्र के बारे में पूछे, मौर्यों के बौद्ध धर्म के बारे में पूछे, कोई भी जानकारी अपन मौर्य वंश से पूछा जाएगा तो वो कौन सी सभ्यता से होगा, वो होगा बैराट सभ्यता से। दूसरी, राजस्थान में इतनी सभ्यता है, कहीं पर मौर्यों का अपन को अवशेष नहीं मिलते हैं, यहाँ पर इस सभ्यता में मिलते हैं। तो इसमें शिलालेख खोजा गया था 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने, जिसका नाम है बाबरू का शिलालेख या अशोक का शिलालेख कह दो। ये बाबरू का शिलालेख किस प्रकार था, एक गोल आकृति थी बाबरू का शिलालेख, इस प्रकार से बड़ा पत्र पे शिलालेख था, और इस गोल आकार के अंतर्गत नीचे 3 शब्द लिखे हुए थे। यहाँ पर इस जगह पर 3 शब्द लिखे हुए थे। एक तो लिखा था दम, एक लिखा था दम, एक था संग और एक था बुध।
कई बार इसका क्रम पूछा जाता है कि कौन कौन से शब्द लिखा गया था बाबरू के शिलालेख में। तो धम, संग और बुध 3 शब्द लिखे गए थे। एक गोल आकृति का था और इस पर जो लेख लिखा गया था वो बुस्टोफिदन लिपि में लिखा गया था। किस लिपि से खोदा गया था यहाँ इस पर लेख? बुस्टोफिदन लिपि में इसकी खोदा गया था लेख। और इस लेख ये बुस्टोफिदन लिपि कैसी है? दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, बाएं से दाएं की ओर, फिर बाएं से दाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर। इस प्रकार से जो लिपि लिखी जाती है उसको कहा जाता है बुस्टोफिदन लिपि। इसमें देखो दोस्तों, इसके अंतर्गत अशोक को मगध का, इस जो शिलालेख है ना, इससे जानकारी मिलती है कि अशोक को मगध का शासक भी कहते हैं। अशोक को मगध का शासक बताया गया है इस शिलालेख में। और इसी में अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया गया है। बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया गया है। देखो दोस्तों, सबसे बड़ा प्रमाण अपन के पास में यही है कि अशोक बौद्ध था। तो ये अशोक का बौद्ध होने का प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण यही है। बाबरू का शिलालेख कहाँ पर पड़े? आपके जयपुर में बैराट नामक स्थान पर। और वर्तमान में ये कहाँ पर है? वर्तमान में जो एक गोल आकार का शिलालेख था यहाँ पर विजय की डूंगरी पर, तो इसको क्या किया गया? पूरी चट्टान को खोदा गया, यहाँ से गोल आकृति में चट्टान को खोदा गया और इसी शिलालेख को लेकर गए कलकत्ता संग्रहालय में। तो वर्तमान में जो ये बाबरू का शिलालेख के काम पर है वो है कलकत्ता के संग्रहालय में। और इससे मैं दोस्तों देखो यहाँ पर अंकित 2 चीजें बता दी मैंने। अशोक को मगध का शासक बताया गया है, अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया गया है। और इसमें जो अशोक का शासनकाल था ना, अशोक का शासक था, उसमें जो गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था अशोक ने। गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। उनका उल्लेख बाबरू शिलालेख में अशोक ने किया था। और उसके बाद में अपन देखें तो इसकी डूंगरी पर एक 7 या 8 ईंटों से निर्मित 7 या 8 कमरे, 7 से लेकर 8 कमरे किससे बने होते? ईंटों से निर्मित कमरे मिले, जिसको कहा गया बौद्ध मठ। 7 या 8 कमरे मिले ईंटों से निर्मित, जिसको कहा गया बौद्ध मठ। जो एक इम्पोर्टेंट बात होती है, जो इतिहासकार भी नहीं समझ पाए, कि जो इस बैराट सभ्यता है चारों ओर पहाड़ियां थी, पत्थर ही पत्थर थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी मकान या कोई भी अपनी निवास स्थान में पत्थरों का प्रयोग नहीं किया गया। दोस्तों यहाँ पर मकान वगैरह जो भी निवास स्थान बनाए गए वो ईंटों से बनाए गए हैं। यहाँ पर कितने पत्थर थे, चारों ओर पहाड़ी से घिरा हुआ था, लेकिन कहीं पर भी पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलती है। उसके बाद में इस पे और क्या क्या मिले? इस डूंगरी पे, विजय की डूंगरी पर अपन को और मिला शंख लिपि भी मिली। इसी डूंगरी पर क्या मिली? शंख लिपि मिली है। और इसी पर अपन को मध्यकाल के अंतर्गत मध्यकालीन जो ईदगाहें थी, मध्यकालीन ईदगाह या अकबरकालीन जैन मंदिर, जो विजय की डूंगरी है, विजय की डूंगरी पर ही ईदगाह, अकबरकालीन जैन मंदिर आदि अपन को मिले हैं। और दोस्तों देखो, ये जो बाबरू का शिलालेख था 1837 में कैप्टन बर्ट ने विजय डूंगरी से खोदा गया था। और एक इंग्लिश अंग्रेजी अधिकारी, ब्रिटिश अधिकारी एक और आया था, जिसका नाम था कैप्टन कार्लाइल नामक एक कैप्टन इंग्लिश अधिकारी आया था। उसने 1872 के अंतर्गत एक बाबरू शिलालेख की खोज और कर दी।
एक तो और शिलालेख थी जिसमें 1840 के अंतर्गत इस जो प्रथम था ना बाबरू शिलालेख प्रथम, इसको कब 1840 ईस्वी में कलकत्ता संग्रहालय में ले जाया गया। कब ले जाया गया? 1840 ईस्वी में, 3 साल बाद में, खोजने के 3 साल बाद में। कब खोजा गया? 1837 में खोजा गया और 1840 में कलकत्ता संग्रहालय में ले जाया गया। उसके बाद में 1872 ईस्वी में कैप्टन कलाइर आता है और इसी पहाड़ी पर एक बाबरू का दूसरा शिलालेख खोजा गया, बाबरू का द्वितीय शिलालेख। यही अशोक का ही था और अशोक के बारे में ही जानकारी दी थी इस शिलालेख में। तो चलो दोस्तों, और इस पहाड़ी पर क्या खोजा गया था? तो इस पहाड़ी पर अपन को 36 मुहारें मिलती है। इसी पहाड़ी पर क्या मिलती है? 36 मुहारें मिलती है। 36 मुहारों में से जो 8 मोहरें थी वो पंचमार्क थी। पंचमार्क मतलब मार्क लगाया जाता था, जो भारतीय शैली के द्वारा मार्क लगाया जाता था। तो 8 मोहरें तो किसकी थी? अपनी थी, भारतीयों की थी। और 28 थी वे यूनान की थी। 28 मोहरें यूनान की थी। 28 में से 16 मोहरें थी वो एक राजा था मेनेंडर। तो 28 में से 16 मुद्राएं मेनेंडर के शासनकाल की थी। तो ये अपन को मोस्ट चीजें थी जो अपन को विजय की डूंगरी से मिली थी। मैंने आपको बता दी थी। गणेश की डूंगरी से कोई ज्यादा अवशेष नहीं मिले हैं और न ही अपन को इससे बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। सिर्फ ये पूछा जाता है कि गणेश की डूंगरी कौन सी सभ्यता से है, तो वो कौन सी बैराट की सभ्यता से है। और यहाँ पर एक भीमजी की डूंगरी भी है। भीमजी की डूंगरी से एक बात मिलती है अपन को कि कहते हैं कि जब ये अज्ञातवास गुजारे थे तब द्रौपदी को प्यास लग गई थी और यहाँ पर इस डूंगरी पर, इस पहाड़ी पर कोई पानी नहीं था। तो भीम जी ने इस पहाड़ी पर एक लात मारी थी। भीम जी ने इस पहाड़ी पर एक लात मारी थी जिससे एक बड़ा सा गड्ढा हो गया और द्रौपदी की पूरा प्यास बुझाई गई। और इसी गड्ढे को बड़ा गड्ढा हो गया और इसी गड्ढे को अब वर्तमान में कहते हैं भीम। भीम जी ने मारी, क्या मारी? लात। तो भीमलत तालाब, इसको क्या कहते हैं वर्तमान में? भीमलत तालाब। और इसके बारे में पूछे तो भीम जी ने लात मारी थी इसलिए इसको नाम भीमलत तालाब है। चलो दोस्तों, जो अब ये तो मैंने बता दी कि विजय की डूंगरी पर क्या क्या अवशेष मिले अपन को, कौन कौन सी डूंगरी से क्या क्या अवशेष मिले। अब अपन आगे देखते हैं कि इसका व्यापक उत्खनन करने का श्रेय किसको दिया जाता है। इस सभ्यता का व्यापक रूप से उत्खनन करने का श्रेय दिया जाता है राय बहादुर दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी को। इन्होंने सन 1837 में कार्य प्रारंभ किया था और 1837 में कार्य पूरा किया था। 1837 में ये बैराट सभ्यता का व्यापक रूप से उत्खनन किया था और इसी उत्खनन के अंदर इन्होंने एक बौद्ध मंदिर निकाला था, गोल बौद्ध मंदिर निकाला था। बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले थे इनको, बौद्ध स्तूपों के इसको अवशेष मिले थे राय बहादुर दयाराम साहनी को। और ये दयाराम साहनी बताता है कि इस जो बौद्ध मंदिर है, एक हूण आक्रमणकारी आया था, हूण आक्रमणकारी भारत में आया था, आक्रमणकारी भारत में आया था जिसका नाम था मिहिर कुल। इस मिहिर कुल ने ही इस मंदिर को ध्वस्त किया था, नष्ट किया था। यहाँ पर जो पुजारी थे, पंडित थे, उनको मार दिया था। और तो किसके अनुसार? राय बहादुर साहनी के अनुसार यहाँ पर एक गोल बौद्ध मंदिर था और यहाँ पर गोल बौद्ध मंदिर को किसने नष्ट किया था? हूण आक्रमणकारी आया था भारत में, मीरकुल ने। तो इसके बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद में 1999 के अंतर्गत, यहाँ पर ये 1937 है, 1937 में व्यापक रूप से उत्खनन दयाराम साहनी जी ने किया था और 1999 के अंतर्गत इसकी और खुदाई की गई और उस खुदाई के अंतर्गत बहुत मंदिर निकले, बहुत मंदिरों के अवशेष मिले। 1999 में 3 चीजें मिली थी अपन को। एक तो बौद्ध मंदिर मिले थे, एक बौद्ध स्तूप मिले थे। ये बौद्ध स्तूप हीनयान शाखा के थे। किसके? हीनयान शाखा के। 2 शाखाएं थी बौद्ध धर्म की, महायान और यहाँ हीनयान। तो हीनयान शाखा का बौद्ध स्तूप मिला था। और जो तीसरी चीज मिली थी, वो तीसरी चीज अपन को मिली थी
मथुरा शैली से अंकित बुद्ध की मूर्ति। तो ये 3 चीजें मिली थी 1899 और इसकी खुदाई की गई, तो इसको बौद्ध मंदिरों के अवशेष मिले, बौद्ध स्तूप मिले, यूनियन साके के मथुरा शैली में बौद्ध बुद्ध की मूर्तियां मिली। तो चलो दोस्तों, ये जो मुख्य चीजें थी मैंने आपको बता दी है। आशा करूंगा आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दो, अगर ना पसंद है वो तो डिसलाइक कर दो, और उसका कारण भी बताओ कि इसमें क्या कमी रह गई है, तो उसका और सुधार किया जाएगा। और शेयर कर दो वीडियो को। तो चलो दोस्तों, धन्यवाद।